नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 की ऑल 125 पारी में जो भी बैंक और आरबीआई से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, टोटल 66 सवाल हैं यहाँ पर बैंक से संबंधित पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा सवाल है आपके एनटीपीसी में बैंक से रिलेटेड आई थी। ये सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सही जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि आने वाले किसी भी एग्जाम में इस प्रकार से सवाल रिपीट हो सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डेली मॉक टेस्ट एक जरूर लगेगा। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन सा सेक्शन आपका वीक है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए अभी एक और बेहतरीन ऑफर लेकर आ रहे हैं कि आप लाइफ टाइम यहाँ पर अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दे सकते हो। इस पास के अंतर्गत हैं 300 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है एक ही पास में। बाकी इसमें यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करते हो तो एक्स्ट्रा 50 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये ऑफर केवल आज के लिए है, आप एनरोल कर सकते हो। बाकी ये ईयरली पासेज हैं जिसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दे सकते हो और टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सारे एग्जाम्स के यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है। सेम जो एग्जाम का पैटर्न और डैशबोर्ड रहता है इसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। सारे एग्जाम्स हैं जो एनटीपीसी के हैं, बैंकिंग के हैं, जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, जो भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं। तो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करके एनरोल कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। जो भी बैंक से संबंधित टोटल 66 सवाल पूछे गए थे। देखिएगा पहला सवाल, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ। ये सवाल एनटीपीसी में 6 से 7 सेट में रिपीट हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का मर्ज हुआ है। तो 2 बैंकों का विलय हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, 1 अप्रैल 2019 को हुआ था। वो 2 कौन सी बैंक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक, साथ में विजय बैंक, इन दोनों का मर्ज हो गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 अप्रैल 2019 को। अब देखिए 1 अप्रैल 2020 को जो बैंकों का मर्ज हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए। 1 अप्रैल 2020 को ओबीसी जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, इनका मर्ज हो गया है पीएनबी के साथ, यानी पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हो गया है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। सिंडिकेट बैंक का हो गया है कैनरा बैंक में विलय। आंध्रा बैंक व कॉर्पोरेशन बैंक का है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया है। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में मर्ज हो चुका है। नेक्स्ट देखिएगा एसबीआई की स्थापना कब हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। कब, 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। आगे एक सवाल भी पूछा जाएगा कि एसबीआई का पूर्व में क्या नाम था। जब 1955 से पहले एसबीआई का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का नाम रखा गया है 1955 में। देखिए एसबीआई की कुछ कहानी इस प्रकार से है। सबसे पहले ये 3 बैंक हुआ करती थी, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कोलकाता। इनकी स्थापना आप देख सकते हो। बैंक ऑफ मद्रास थी 1843 से 1921 तक थी, और ये बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 से 21 तक, और 1806 से 21 तक थी बैंक ऑफ कलकत्ता। 1921 के बाद ये तीनों ही बैंक कहलाई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 से 1955 तक। इसके बाद 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज होकर हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। अगला सवाल देखिएगा, एसबीआई में अप्रैल 2017 में कितनी बैंकों का विलय हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो अप्रैल 2017 में मर्ज हुआ है, तो टोटल 5 बैंक का मर्ज हुआ है। एग्जाम इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, एसबीआई में कौन सी बैंक का अप्रैल 2017 में विलय नहीं हुआ है, ऑप्शन देकर आपको। तो इन 5 बैंकों का नाम याद रखना चाहिए, आपको होना चाहिए एसबीबीजे, यानी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर का यहाँ पर विलय हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का। इन 5 बैंक्स का मर्ज हुआ है एसबीआई में 2017 में। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोटों की छपाई किस प्रणाली पर करता है। आरबीआई जो करेंसी नोटों की प्रिंटिंग छपाई करता है वो न्यूनतम रिजर्व सिस्टम, जो न्यूनतम मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, इस प्रणाली के आधार पर करता है। ये प्रणाली 1956 से भारत में लागू है, और इसके अकॉर्डिंग भारतीय रिजर्व बैंक है वो आरबीआई को हर समय कम से कम 200 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाए रखनी होती है। तो इसमें ये एक शर्त है कि 200 करोड़ रुपए की संपत्ति यहाँ पर बनाए रखने होती है, जिसमें से टोटल 200 करोड़ रुपए है। इसमें से 115 करोड़ का तो गोल्ड रिजर्व होना चाहिए, और बाकी जो 85 करोड़ है वो फॉरेन सिक्योरिटी यहाँ पर होनी चाहिए। अगला सवाल देखिएगा, इंद्रधनुष योजना किन बैंकों के लिए चलाई गई थी। तो ये सार्वजनिक यानी जो पब्लिक सेक्टर की बैंक है उस हेतु बैंकिंग क्षेत्र में मिशन इंद्रधनुष को पीजे नायक समिति के सुझावों के आधार पर लागू किया गया था। इंद्रधनुष नाम इसलिए क्योंकि इसमें 7 सूत्रीय उपायों के द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करके बैंकों की प्रतिस्पर्धी क्षमता का विकास किया जाएगा।
जाएगा। वो 7 कौन से सूत्र है, तो 7 प्रावधान ए से जी तक है। अपॉइंटमेंट है, बैंक बोर्ड ब्यूरो है, और उसके बाद यहाँ पर कैपिटलाइजेशन है, और फिर तनाव मुक्त करना, सशक्तिकरण, उदारित्व की स्थापना, प्रशासनिक सुधार, ए से लेकर जी तक यहाँ पर 7 प्रावधान किए गए थे। ये 2015 को लॉन्च हुई थी योजना। पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। पीएसयू पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है वो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। सेकंड स्थान पर है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक है, पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक, जिसमें जो मर्ज हो गया था ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का, तो ये सेकंड स्थान पर आ गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो देना विजय के विलय के बाद में तीसरे स्थान पर है बैंक ऑफ बड़ौदा, आगे सवाल भी पूछा जाएगा। चौथे स्थान पर है केनरा बैंक है, जो इसमें सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ। ये सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की बैंकों की लिस्ट है। और आपको आगे सवाल भी पूछा जाएगा कौन सी पब्लिक सेक्टर की बैंक नहीं है, तो टोटल 12 पीएसबी है, पब्लिक सेक्टर की बैंक है। 12 कौन सी है, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फिर इंडियन ओवरसीज बैंक हो जाएगी, पंजाब एंड सिंध बैंक है, इंडियन बैंक हो जाएगी, यूको बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और उसके बाद जो 12वीं है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये टोटल 12 पब्लिक सेक्टर की बैंक हो गई हैं। अगला सवाल देखिएगा, वर्ल्ड बैंक 2016 के अनुसार 12,000 यूएस डॉलर से कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश किस श्रेणी में आएगा। तो ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी, बैंक से संबंधित है कि 12,000 यूएस डॉलर से कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश है वो कौन सी कैटेगरी में, तो अपर मिडल इनकम इकोनॉमिक्स कैटेगरी में आने वाला है। अगला सवाल देखिएगा, एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है मेट्रो मनीला, फिलीपींस में। और जो एडीबी है एशियन विकास बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। कब, 1966 में। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो वो है दोस्तों मात्सुगु अस्क्वा अध्यक्ष हैं। सदस्य देश हैं एडीबी के 68 सदस्य देश हैं। मेट्रो मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। अगला सवाल देखिएगा, अंशुला कांत विश्व बैंक समूह की मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रबंध निदेशक है, वह पहले किस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुकी हैं। अंशुला कांत की बात करें तो वर्तमान में ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी एमडी एंड सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। वह पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुकी हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक है डेविड मालपास है, जो 13वें अध्यक्ष है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के। नेक्स्ट वन आईबीआरडी जो विश्व बैंक की ही एक संस्था है, और आप कहें विश्व बैंक, इनकी स्थापना कब हुई थी, तो इनकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। और ये सेटअप हुए थे दोस्तों 27 दिसंबर 1945 को। आईबीआरडी और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी यूएस में है। अध्यक्ष डेविड मालपास हैं, और जो एमडी एंड सीएफओ है वो अंशुला कांत हैं। सदस्य देश की बात करें तो आईबीआरडी और आईडीए दोनों ही वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से आईबीआरडी के सदस्य देश है या फिर वर्ल्ड बैंक के सदस्य देश है वो 189 हैं। 173 हैं आईडीए यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईबीआरडी यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। और जो आईडीए है इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में, स्थापना बाद में हुई थी 1960 में। और जो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है आईडीए, इसको रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है वर्ल्ड बैंक की, या फिर उदार ऋण खिड़की। नेक्स्ट में देखिएगा, बॉन्ड आई प्रोजेक्ट किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2018 में बॉन्ड आई प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड हो जाएगा। बॉन्ड आई का मतलब है ब्लॉकचेन ऑपरेटेड न्यू डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट में देखिएगा, पूछा गया यहाँ पर 1770 में कलकत्ता में स्थापित प्रथम बैंक का नाम क्या है, तो 1770 में जो कलकत्ता में स्थापित हुई थी प्रथम बैंक, उसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। ये पहली बैंक है जो 1770 में कलकत्ता में स्थापित हुई थी। यह बैंक, इसे अलेक्जेंडर एंड कंपनी के एजेंसी हाउस के द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इसका 1830-32 में परिसमापन हो गया था। आपको पूछ ले पहला, या फिर मैं आपको बताऊं कि पहला पेपर नोट है वो 18वीं शताब्दी के अंत में निजी बैंक जैसे कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान और प्रेसिडेंसी बैंकों के द्वारा जारी किए गए थे 18वीं शताब्दी में। 1969 में कितनी प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1969 में 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आपको आगे एक सवाल भी पूछा जाएगा 1980 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखिए एक सवाल इससे पहले एक एग्जाम एसएससी में पूछा गया था कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है
इसके अंतर्गत जो शेड्यूल्ड बैंक है वो कौन सी शेड्यूल के अंतर्गत आती है? तो शेड्यूल्ड बैंक जो भी है वो सेकेंड शेड्यूल है जो आरबीआई का, इसके अंतर्गत जो 1934 का एक्ट है इसमें ये आती है। एसएससी 2020 में पूछा हुआ सवाल है। पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक जो अभी भी अस्तित्व में है। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है कि भारतीय बैंक दे दिया है, मतलब यहाँ पर पूर्णतः एक भारतीय के द्वारा मैनेज किया जाता था। तो पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक आगे दिया अभी भी अस्तित्व में, वो अभी भी अस्तित्व में होना चाहिए, तो वो है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी स्थापना है 12 अप्रैल 1894 में हुई थी। तो पंजाब नेशनल बैंक है, ये फर्स्ट बैंक है जो प्योरली मैनेज किया गया है इंडियंस के द्वारा, और ये अभी भी अस्तित्व में है। लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी। पूर्णतः भारतीय मैनेजमेंट वाला प्रथम बैंक की बात करें तो अवध वाणिज्यिक बैंक है, पूर्णतः भारतीय मैनेजमेंट वाला, जिसकी स्थापना 1881 में फैजाबाद में हुई थी और 1958 में बंद हो गया था। सवाल में दे रखा अभी भी अस्तित्व में है, तो ये पहला तो भारतीय के द्वारा मैनेजमेंट वाला बैंक है लेकिन अभी अस्तित्व में नहीं है ना, 1958 में बंद हो गया था। अवध वाणिज्यिक बैंक वैसे पहला है लेकिन अभी नहीं है। और बाकी बात करूँ सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैंक जो अभी भी अस्तित्व में है, यहाँ पर भारतीय का मेंशन नहीं है कि भारतीय के द्वारा मैनेज किया गया। ओवरऑल जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैंक जो अभी भी अस्तित्व में है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। इसकी स्थापना है 1806 में, मैंने आपको बताया था ऊपर, बैंक ऑफ कलकत्ता, और 1809 में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था। बैंक रेट क्या होती है? तो अभी जानते हैं बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह। बैंक रेट का मतलब बैंक दर वह दर है जिस पर अन्य बैंक आरबीआई से लंबे समय के लिए दीर्घकालिक ऋण ले सकते हैं। जो भी अदर कमर्शियल बैंक हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं, तो आरबीआई जिस ब्याज दर पर उन्हें लोन देते हैं दीर्घकालिक समय के लिए, वो हो जाएगा बैंक रेट। इसी प्रकार रेपो रेट भी सेम उसी टाइप से है, जिसमें यहाँ पर जो ब्याज है वो अल्प अवधि के लिए उधार लेते हैं आरबीआई से। जो भी कमर्शियल वाणिज्यिक बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं, तो जो भी आरबीआई इस लोन पर, जो बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर से ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। जो भी कमर्शियल बैंक हैं जिस रेट से आरबीआई को ब्याज देंगे, वापस जो ऋण चुकाएंगे, वो रेट हो जाएगी रेपो रेट। इसके उल्टा है रिवर्स रेपो रेट है। बहुत बार अच्छा भी इस प्रकार हो जाता है कि जो भी कमर्शियल बैंक है वो अपनी जो भी जमा राशि है वो आरबीआई में जमा करा देती है। वह ब्याज दर जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है वो रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। इसका उल्टा, जिसमें जो भी कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई में यदि धन जमा कराती है तो उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है, वो रिवर्स रेपो रेट है। एक आता है CRR, केस रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात है। तो प्रत्येक बैंक को अपनी कुल नकदी का एक निश्चित हिस्सा है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना होता है। जैसे कि किसी बैंक के पास में मैं एज्यूम करता हूँ कि 100 रुपये हैं, तो कुछ हिस्सा है वो आरबीआई में वो जरूर रखेगी, वो हो जाएगा केस रिजर्व रेशियो। एसएलआर की बात करें तो ये बैंकों के पास उपलब्ध जमाओं का वह हिस्सा है जो कि उन्हें अपनी जमाओं पर लोन जारी करने के लिए पहले अपने पास रख लेना अनिवार्य होता है। कोई भी व्यक्ति बैंक से लोन लेगा तो व्यक्तियों को यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी जमा करानी होती है, वो आपकी एसएलआर हो जाएगी। ये बैंकों के पास उपलब्ध जमाओं का वह हिस्सा है जो कि उन्हें अपनी जमाओं पर लोन जारी करने से पहले, लोन जारी करेगा उससे पहले उनको रखना होगा। इसे कहेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, और इसके अंतर्गत केस रख सकते हैं, स्वर्ण भंडार है, सरकारी प्रतिभूतियां वगैरह आ जाती हैं। और ये नकदी की तरलता है, लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए एसएलआर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई है? एग्जिम का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना है वो 1982 में हुई थी। बहुत बार एग्जाम ये सवाल रिपीट होता है वेरियस एग्जाम्स में। भारत सरकार के स्वामित्व में 1982 में स्थापित है एग्जिम है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, जिनके सीईओ है वो डेविड रस्किना है हो जाएंगे। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। भारत के विदेशी व्यापार के वित्त पोषण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए ये बैंक है। अगला सवाल, निरंचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट में किस बैंक ने निवेश किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने NNWP में इन्वेस्ट किया है। ये परियोजना 2016 से 2022 तक जारी रहेगी। अगला सवाल देखिएगा, दिसंबर 2020 को आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो अभी दिसंबर 2020 का पूछा, वैसे आरबीआई के बहुत से ईडी हैं, लेकिन आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो दिसंबर 2020 को बने, 11 दिसंबर 2020 को, उनका नाम है श्री राधा श्याम राठौर हो जाएगा, जो अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। बाकी अन्य आप जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देख सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, इनमें अनिल के शर्मा हैं, SC मुर्मू, T रविशंकर हैं, P विजय कुमार हैं, OP मल हैं, मृदुल के सागर हैं, सौरव सिन्हा हैं, विवेक दीप हैं, जयंत कुमार दास हैं और
सुब्रमण्यम है, रोहित जैन है, आर एस राठो है और सुधा बालकृष्ण है और टी रविशंकर हैं। अभी वो अपॉइंट हो गए हैं डिप्टी गवर्नर। पहले बीपी कानूनगो थे, इनके स्थान पर हो गए हैं टी रविशंकर बने हैं अभी हाल ही में 3 मई 2021 को बने थे डिप्टी गवर्नर। जो 4 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होते हैं इनमें अभी वर्तमान में टी रविशंकर है, श्री एम के जैन है, डॉक्टर एमडी पात्रा हैं और एम राजेश्वर राव हैं, ये डिप्टी गवर्नर हैं। गवर्नर श्री शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट देखिएगा वर्तमान में कितने पीएस बैंक है, पब्लिक सेक्टर के बैंक कितने हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया ही था 12 पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक है। इन 12 का नाम पता होना चाहिए, पूछा जाता है एग्जाम में कौन सा बैंक है, आगे सवाल भी आएगा। पब्लिक सेक्टर का नहीं है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, इसके अलावा इंडियन बैंक है और यहाँ पर यूको और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये 12 पीएसयू बैंक हो जाएंगे। सबसे बड़ी एसबीआई है, उसके बाद सेकंड पीएनबी है जिसमें मर्ज हुआ है ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का, थर्ड बैंक ऑफ बड़ौदा है। नेक्स्ट वन, भारत में सभी एटीएम है वो ऑपरेट कौन करता है, तो एनपीसीआई के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा ये एटीएम ऑपरेट किए जाते हैं। एटीएम का यहाँ पर एक सिस्टम भी होता है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच है जो एक नेटवर्क रहता है, राष्ट्रीय वित्तीय स्विच है, ये लार्जेस्ट नेटवर्क है जो भी ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, आपस में डाटा शेयर रहता है, ये सबसे राष्ट्रीय वित्तीय स्विच है, लार्जेस्ट नेटवर्क है एटीएम का। इसका डिजाइन विकास और जो एटीएम का संस्थापन है वो बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान है, इसके द्वारा 2004 में किया गया था ताकि देश के विभिन्न एटीएम को आपस में कनेक्ट किया जा सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, बैंक में इसलिए ले लिया सवाल क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, जो 2020 के अकॉर्डिंग बताऊं तो भारत की रैंक है 63। ये आपको पता होना चाहिए। इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 63, प्रथम है न्यूजीलैंड की, उसके बाद सिंगापुर की है। नेक्स्ट देखिएगा पूछा गया यहाँ पर, वर्ल्ड बैंक और अन्य किस बैंक ने विश्व के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड ट्रांजैक्शन के लिए समझौता किया है। वर्ल्ड बैंक और अन्य और कौन सी बैंक हैं जो कि विश्व के पहले ब्लॉकचेन बॉन्ड ट्रांजैक्शन के लिए समझौता किया है, तो वर्ल्ड बैंक के साथ में यहाँ पर कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने ये समझौता किया है। और बॉन्ड आई प्रोजेक्ट है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया है, ऊपर सवाल ये आ चुका है। तो ये समझौता हुआ है कॉम बैंक यानी कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया और वर्ल्ड बैंक के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कथन क्या दे रखे थे कि भारत में प्रथम बार मोबाइल एटीएम की बात हो रही, तो मोबाइल एटीएम की सुविधा आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की, सही है। भारत में प्रथम सार्वजनिक बैंक इलाहाबाद बैंक, सही है। आरबीआई एक निजी बैंक है, राष्ट्रीयकरण हो चुका नहीं है। सबसे ज्यादा बैंक ब्रांच एसबीआई के, ये सही है। आरबीआई को मूल रूप से एक निजी संस्था के रूप में स्थापित किया गया था लेकिन बाद में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इलाहाबाद बैंक ये ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर में सबसे यहाँ पर ओल्डेस्ट बैंक है, सबसे पब्लिक सेक्टर की पुरानी बैंक है, प्रथम बैंक है वो इलाहाबाद बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक है, इसका प्रथम मोबाइल एटीएम है। वैसे फर्स्ट एटीएम की बात करें जो भारत में सेटअप हुआ था वो 1987 में एचएसबीसी बैंक है, इसके द्वारा मुंबई में हुआ था। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा देश विश्व बैंक का सदस्य नहीं है। ये ऑप्शन दे रखे थे, जो यूनाइटेड नेशंस का तो मेंबर है लेकिन वर्ल्ड बैंक का नहीं है, तो इनमें से क्यूबा करेक्ट हो जाएगा। प्रमुख देश की बात करूं तो क्यूबा, लिंकटेस्टीन, मोनाको और उत्तर कोरिया वो देश हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के सदस्य नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र का कौन सा देश जो संयुक्त राष्ट्र का तो है लेकिन वर्ल्ड बैंक का नहीं है, तो ये क्यूबा हो जाएगा। टोटल 189 मेंबर है विश्व बैंक के। और कोसोवो एक ऐसा देश है जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व समूह का सदस्य है वो कोसोवो। आरबीआई लोगो में किसका चित्र है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये आरबीआई का लोगो है। इसमें चित्र किसका है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक में ताड़ का पेड़ है और पेड़ के सामने है रॉयल बंगाल टाइगर है। तो ताड़ का पेड़ जो पाम ट्री, साथ में रॉयल बंगाल टाइगर। 1944 के ब्रिटेन वुड्स समझौते के समय कौन सी संस्थान स्थापित की गई थी। 1944 के ब्रिटेन वुड्स समझौते के समय 2 महत्वपूर्ण संगठन स्थापित हुए थे, एक तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक हुआ था विश्व बैंक। ये आपको पूछा जा सकता है विश्व बैंक की स्थापना किस समझौते के तहत हुई, तो 1944 के ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। बैंकिंग रिफॉर्म बाय विच कमेटी, बैंकिंग सुधार के लिए कौन सी कमेटी गठित हुई थी। 3 से 4 स्टेप में रिपीट हुआ था, बैंकिंग सुधार के लिए समिति का गठन हुआ था। नरसिम्हन कमेटी है जो 1991 में गठित हुई थी। इसके अतिरिक्त वर्मा कमेटी भी है, ये भी बैंकिंग सुधार से संबंधित है, बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित 1996 में स्थापित हुई थी। लेकिन जो नरसिम्हा समिति है ये हो जाएगी प्रमुख रूप से। अगला सवाल दिखेगा, पूछा गया है आरबीआई का कार्य क्या नहीं है, तो एक इजी ऑप्शन था, जनता को लोन देना है, वो आरबीआई नहीं देती है, बाकी कमर्शियल बैंक देती है। कमर्शियल बैंक आरबीआई से ले सकती है लेकिन जनता को, पब्लिक डायरेक्ट को
डायरेक्टली पब्लिक को नहीं दे सकती है। आरबीआई एक्ट्स हैं वो बैंकर्स टू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का बैंक है। आरबीआई एक्ट्स एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट। अगला सवाल देखिएगा, एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो मैं बता चुका हूं ऊपर आपको, एडीबी के जो प्रेसिडेंट है वो है मस्तासुगु अस्कावा हैं और ये हैं 10वें प्रेसिडेंट हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के 17 जनवरी 2020 से। अब ये करंट अफेयर्स का फैक्ट है, एशियाई विकास बैंक से संबंधित है। तो फरवरी 2021 में जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया से हैं वो चोंग उम हैं, वो अपॉइंट हुए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल हैं वो फरवरी 2021 में वो चोंग उम हुए हैं जो कोरिया से हैं। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में हो जाएगा। एसएलआर की फुल फॉर्म है स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो है, जो मैं आपको बता चुका हूं। वर्तमान में ये 18% है। एसएलआर का मतलब ये बैंकों के पास उपलब्ध जमाओं का वह हिस्सा है जो कि उन्हें अपनी जमाओं पर लोन जारी करने से पहले अपने पास रखना अनिवार्य है, जो नकद आरक्षित अनुपात है। ये केस रिजर्व रेशियो की फुल फॉर्म सीआरआर की फुल फॉर्म है, आपको एसएलआर की पूछी थी। नेक्स्ट वन देखिएगा, कौन सा कार्य पेमेंट बैंक का नहीं है? पेमेंट बैंक जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको विशेषताएं बताऊं तो पेमेंट बैंक लोगों के चालू और बचत खाते खोल सकेंगे, करंट और सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, साथ ही साथ डेबिट कार्ड भी जारी कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट है कि क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं पेमेंट बैंक। उसके बाद पेमेंट बैंक का ग्राहक है यूपीआई के जरिए अधिकतम 1 लाख रुपए तक का ही जमा स्वीकार कर सकते हैं। तो पेमेंट बैंक है, इसमें जो मैक्सिमम जैसे कि आपका कोई भी अदर बैंक है, एसबीआई हो गए, उसमें आप अनलिमिटेड कितना भी डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन पेमेंट बैंक में 1 लाख से ज़्यादा रुपए यहाँ पर जमा नहीं किए जा सकते हैं। पेमेंट बैंक है वो लोन भी नहीं दे सकते हैं। और पेमेंट बैंक एनआरआई है जो इंडिया के बाहर है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, उनको जमा स्वीकार उनसे वो डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं एनआरआई से। और इसी प्रकार पेमेंट बैंक में एफडी वगैरह भी नहीं हो सकती हैं। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, वित्तीय साक्षरता सप्ताह फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कौन कार्यान्वित करता है? तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह है वो आरबीआई के द्वारा संचालित क्रियान्वित होता है। 2021 में वित्तीय साक्षरता सप्ताह रहा था 8 फरवरी से 12 फरवरी 2021 तक, जिसका विषय है क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, इसका विषय हो जाएगा। वित्तीय साक्षरता सप्ताह है वो 2016 से आरबीआई के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उद्देश्य है बैंक के द्वारा बैंकिंग सेवाओं के संबंध में विविध मुद्दों पर लोगों में जागरूकता फैलाना। 2020 में इससे पहले विषय था सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी आईबीआरडी है वो किस संगठन की संस्था है? बता चुका हूँ, आईबीआरडी है ये वर्ल्ड बैंक की संस्था है, 1944 में स्थापित, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। 2019 में कौन सी बैंक 2 बैंकों का मर्ज हो जाने से तीसरी सबसे बड़ी बैंक बन चुकी है? ये भी कवर हो गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा है जिसमें देना और विजय का विलय हुआ और ये तीसरी सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की बैंक बन गई है 1 अप्रैल 2019 को जो विलय हो गया था। तीसरी ये तो सबसे बड़ी एसबीआई है। उसके बाद यहाँ पर नाम आता है पीएनबी का, जिसमें ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हुआ है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर कैनरा बैंक जिसमें सिंडिकेट बैंक का मर्जर हुआ है। बैंक से लोन लेने के दौरान सिक्योरिटी के लिए जो गिरवी प्लेज रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बैंक से लोन लेते हैं और सिक्योरिटी के लिए आप जो गिरवी रखते हैं उसे सम पार्श्विक यानी कोलेटरल बोला जाता है। सम पार्श्विक है ये अचल संपत्ति या अन्य प्रकार की संपत्ति हो सकती है जो ऋण लेने के लिए आपको गिरवी रखना होता है। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान कौन सी है? नाबार्ड है। कृषि के लिए ग्रामीण विकास के लिए जो लोन देती है वित्त प्रदान करती है उसके लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, नाम से स्पष्ट है फुल फॉर्म से। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। वर्तमान में चेयरमैन है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है करंट अफेयर्स का, जीआर चिंताला। अगला सवाल देखिएगा, योनो किस बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप है? योनो मोबाइल बैंकिंग ऐप है एसबीआई का। योनो का फुल फॉर्म क्या है? यू ओनली नीड वन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ये भी बता चुका हूं मैं आपको, 6 बैंकों का 1980 में हुआ था। इससे पहले पूछा था 1969 में कितनी बैंकों का हुआ था? 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण 69 में हुआ था और 6 बैंकों का 1980 में हुआ था। कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की वाणिज्यिक बैंक नहीं है? कौन सी पब्लिक सेक्टर की कमर्शियल बैंक यहाँ पर नहीं है? ऑप्शन थे
कॉर्पोरेशन बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और साउथ इंडियन बैंक है। साउथ इंडियन बैंक है, ये कोई पब्लिक सेक्टर की बैंक नहीं है। 12 पब्लिक सेक्टर की बैंक देख सकते हो, ये आप बता चुका हूँ 2 बार। और आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक है, जैसे कि आपके ऑप्शन में था कॉर्पोरेशन बैंक, तो ये पीएस बैंक है पब्लिक सेक्टर की, क्योंकि जो आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक का वर्तमान में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का ऑफिस कहाँ पर है, पूरा ऑफिस पूछ लिया है, तो ये बिल्डिंग का नाम पूछा है। भारतीय रिजर्व बैंक की जो बिल्डिंग है वो कहाँ पर है, तो शहीद भगत सिंह रोड मुंबई है, वहाँ पर ये सेंट्रल ऑफिस बिल्डिंग है। इसकी स्थापना हुई थी, आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में स्थापित हुआ है। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है, प्रथम गवर्नर ओ स्मिथ थी। नेक्स्ट वन देखिएगा, भारत में प्रथम बार बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। अब स्टूडेंट बहुत से कंफ्यूज हो गए, 1969 लगा रहे हैं। 1969 से भी पहले आपको पता होना चाहिए। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, तो आरबीआई का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण हुआ था ये 1949 को हुआ था। उसके बाद 14 प्राइवेट बैंकों का 69 में हुआ था और 1980 में 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण हुआ है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है। आरबीआई एक्ट है 1934 वाला, आरबीआई है राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ है। वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर हैं और इसमें आपके बीपी कानून को नहीं है, मैंने बताया रविशंकर है। वर्तमान में एम के जैन, एम डी पात्रा और एम राजेश्वर राव हैं। बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए आरबीआई ने किस अधिकारी की नियुक्ति की है, तो बैंकिंग सेक्टर में जो भी कस्टमर हैं उनकी शिकायतों के निवारण के लिए आरबीआई ने जो अधिकारी की नियुक्ति की है वो है बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति की गई है। बैंकिंग लोकपाल योजना ये 1 जनवरी 2006 को बैंकों के द्वारा दी जा रही कतिपय सेवाओं से संबंधित बैंक ग्राहकों की शिकायतों के समाधान पर कार्यवाही करती है। बैंकिंग सुधार के लिए जो कमेटी है वो है नरसिम्हा कमेटी 1991 में। बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास का मर्ज करके कौन सी बैंक की स्थापना हुई है, तो मैं बता चुका हूँ ये स्थापना हुई थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, जो 1921 से 55 तक रही थी। 1921 से पहले ये 3 बैंक थी, बैंक ऑफ मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, इनका मर्ज हुआ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनी 55 तक। 55 के बाद एसबीआई हो जाएगी। नेक्स्ट में देखिएगा 2016 में जो यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन हुआ था, विमुद्रीकरण हुआ था, जो 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे ने, तो उनके समय उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो 2016 में आरबीआई के गवर्नर थे उस समय उर्जित पटेल थे, जब 8 नवंबर 2016 को ये विमुद्रीकरण हुआ था। अगला सवाल, आरबीआई ने कैश लाइट सोसाइटी हेतु भुगतान प्रणाली के लिए कौन सा विजन जारी किया है, तो कैश लाइट सोसाइटी के लिए आरबीआई ने भुगतान प्रणाली के लिए विजन 2021 जारी किया है और इस विजन से डिजिटल लेन देन के दिसंबर 2021 में 4 गुना बढ़कर 8,707 करोड़ रुपए से अधिक हो जाने की आशंका है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब एसबीआई बनी है, तो 1955 में। कब, 1955, डेट है 1 जुलाई को बनी है। वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन कौन है, तो चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। कौन आरबीआई का गवर्नर नहीं रहे हैं, ये ऑप्शन थे आपके विमल जालान, मनमोहन सिंह, कस्तूरी रंजन और डी सुब्बाराव। तो इनमें से ये कस्तूरी रंजन है, ये आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो प्रथम ओ स्मिथ थे, उसके बाद जेम्स बैरेट ट्रेलर थे और फिर सीडी देशमुख, भारतीय थे प्रथम, बेंगाल रामू राव हैं। ये सभी आपको नाम पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है आरबीआई के गवर्नर कौन रहे हैं, कौन नहीं रहे हैं, और वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। सवाल भी यहाँ पर पूछा गया है। आरबीआई की प्रथम, मैंने ओ स्मिथ बताया गवर्नर थे, लेकिन भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर। आरबीआई पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन के 2020 में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो आरबीआई की पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन के 2020 में ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। अक्टूबर 2020 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने थे, तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर अक्टूबर 2020 में बने थे एम राजेश्वर राव। अभी मई 2021 में कौन बने हैं, रविशंकर बने हैं बीपी कानूनगो के स्थान पर। इसके अलावा एम के जैन, एम डी पात्रा हैं। और यहाँ पर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल देखिएगा, भारत में धन या मुद्रा आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण कौन सा है, तो मनी सप्लाई का, मुद्रा आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, आरबीआई से संबंधित नहीं है एसएलआर, अभी मैंने देख बताया आपको, रेपो रेट है, केस रिजर्व रेशियो भी है, जीएसटी नहीं है। वर्तमान में ये सभी रेट है कितनी, अभी वर्तमान केसेस की बात करूं मई 2021 में, अभी 28 मई को जो पॉलिसी रेपो रेट है वो 4% है, रिजर्व रेपो रेट है वो 3.35% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 4.25, बैंक रेट है 4.25 है। रेशियो की बात करें तो केस रिजर्व रेशियो जो CRR है वो 4% है, SLR है वो 18% है। अगला सवाल देखिएगा,
अप्रैल 2019 तक नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? तो 99% है भारत सरकार की हिस्सेदारी। पहले आरबीआई के पास में थी, तो आरबीआई ने जो 99% हिस्सेदारी वो भारत सरकार को बेच दी थी। नाबार्ड की स्थापना मैंने बताया आपको 1982 को हुई थी। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आरबीआई के द्वारा देश में डिजिटल भुगतान की स्थिति के अध्ययन के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा माना गया है? तो आरबीआई के द्वारा डिजिटल भुगतान की स्थिति के अध्ययन के लिए जो डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया गया है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, उसका आधार वर्ष माना गया है 2018 में। मार्च 2018 को आधार अवधि के रूप में माना गया है। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर, हु डिसाइड मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? तो भारत में मौद्रिक नीति निर्धारित करता है आरबीआई के द्वारा। जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सभी आरबीआई निर्धारित करता है। व्हाइट लेबल एटीएम कौन ऑपरेट करता है? तो जो व्हाइट लेबल एटीएम है, ये जो ओवन किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, वो नॉन बैंक एंटिटी के द्वारा, बिना बैंक वाला नहीं होना चाहिए। बाकी जो ग्रीन लेबल एटीएम है वो एग्रीकल्चरल ट्रांजैक्शन के लिए है। येलो लेबल एटीएम है, ये ई कॉमर्स के लिए सेटअप किए जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक यानी आईडीबीआई की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना है वो 1964 में हुई थी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है जो आईडीबीआई बैंक है, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। बात करूँ यहाँ पर सिडबी की यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल, जब इंडस्ट्रियल की बात आई तो सिडबी भी पता होना चाहिए आपको। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, 2 अप्रैल 1990 में। और सिडबी का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड है, एनएसडीएल है, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। आपको आईडीबीआई का पूछा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में, सिडबी की 1990 में। हेडक्वार्टर सिडबी का ध्यान में रखना, लखनऊ में। बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल है और पासवर्ड, उसकी जानकारी चुराना क्या कहलाता है? तो क्रेडिट कार्ड डिटेल, पासवर्ड वगैरह की जानकारी चुराना है वो फिशिंग कहलाता है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बीआईएस का मुख्यालय कहाँ पर है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर है बेसल, स्विट्जरलैंड में है। और बीआईएस की स्थापना 1930 में हुई थी, 17 मई 1930 को बीआईएस की स्थापना हुई थी। और इसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है वो हांगकांग और मैक्सिको सिटी में है। और हेडक्वार्टर है, मुख्यालय बेसल स्विट्जरलैंड में है। रीजनल रूरल बैंक यानी आरआरबी है, इसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? रीजनल रूरल बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को। आरआरबी की स्थापना याद रखना है 1975 को ही है। ईडीडी की फुल फॉर्म, बैंकिंग का एक टर्म है ईडीडी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, जो एक प्रकार से केवाईसी प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी कोड है, जो दिवालिया वाला कोड अधिनियम है, वो कब पारित हुआ था बैंक्रप्टी वाला? तो 28 मई 2016 को ये अधिनियम पारित हुआ था। लोकसभा में 5 मई 2016 को हो गया था, राज्यसभा में 11 मई को, फाइनली 28 मई 2016 को। अंतिम सवाल, मुंबई मेट्रो के विस्तार के लिए कौन सी संस्था वित्तीय सहयोग दे रही है? तो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, आपके लिए होमवर्क भी रहेगा। जो भी बैंक हैं, जितनी भी प्राइवेट बैंक हो गई और पब्लिक सेक्टर की बैंक हो गई, उनकी टैगलाइन आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि एचडीएफसी बैंक है, उसकी टैगलाइन क्या है। कमेंट करके स्टूडेंट जरूर कमेंट कर देना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कैंडिडेट चैनल पर न्यू है, इस प्रकार से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं सवाल, वो जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर देना। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। और टेस्ट सीरीज के लिए आप टीजीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो टेक्स्ट बुक से। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।